ज्वाइन करते हो, 9 बजे का मतलब होता है करेक्ट 9 बजे ज्वाइन कर लो। 5-7 मिनट तो वेट करते करते निकल जाते हैं। ठीक है, जो लोग भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो कल से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ज्वाइन करेंगे। एक आध मिनट चल जाता है, 1 मिनट 2 मिनट। आप 5-5 मिनट अगर ऐसे वेट करते रहेंगे तो बहुत दिक्कत होती है ना। जो लोग जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं वो बोर होते रहते हैं ज्वाइन करने के बाद। तो अब हमारा जो पेपर है ये परसों है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। आज जैसे हमने डिस्कस करने की कल प्लानिंग की थी कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, और कल हम फाइनल फिर एक बार डाउट सेशन रख लेंगे असाइनमेंट का प्लस इसका। तो आज हम प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस पेपर पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे इसको। उससे पहले अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? अब तो फाइनली आपको सिर्फ 1 साल बचा है एडवोकेट बनने में। मतलब 2025 में आपकी एडवोकेसी मतलब ये वो PLLB कंप्लीट हो जाएगी और आप एडवोकेट बन जाएंगे। तो एडवोकेट को सबसे पहले टाइम का पंचुअल होना ज़रूरी होता है। अगर कोर्ट में 10 बजे की जगह 10:30 पहुंचेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, मजिस्ट्रेट गुस्सा हो जाएगा। इसलिए हमें तो पहले ही जाके खड़ा रहना पड़ता है मजिस्ट्रेट के आने से पहले ही। क्लाइंट को भी ऐसा लगेगा कि जो वकील साहब हैं वो ध्यान नहीं दे रहे केस के ऊपर, वो लापरवाह टाइप के आदमी। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी हमें। ये गलती से ये खुल गया, इसको हटा देता हूँ दोबारा। और हमने करना था पेपर डिस्कस। ये है हमारा तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2024 का सबसे पहला पेपर। अब जैसे आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया है? किसी ने नहीं देखा है? मैंने देखे थे सर आज। आज देखे थे, अदिति ने भी देखे थे। मैंने भी देखे थे सर। ठीक है, ये देखो जैसे हमने कल आपको पेपर की जो तैयारी का एक तरीका बताया था वो मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ, जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया है, जिसको याद ना हो। इस बार थोड़ा सा हमने पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी को चेंज किया है कि जैसे हमें पता है कि हमारे पास 3 सेक्शन में पेपर आता है, A, B और C। सेक्शन C 60 मार्क्स का होता है, सेक्शन A 20 मार्क्स का होता है, सेक्शन B 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन A में हमारे पास 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन B में हमारे पास 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। वहाँ हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। जब हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर हमें 4 से 6 मार्क्स दे देगा। मतलब मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स है 4 से 6। बहुत अच्छा आंसर लिखा तो 7 से 8 मार्क्स मिल जाएंगे मैक्सिमम। तो 7 मैक्सिमम और 4 मिनिमम, ये एक मार्क्स होते हैं जो हम 10 नंबर के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, कल से टाइम से ज्वाइन करो। बहुत देर हो जाती है वेट करते करते, क्लास फिर सारे बच्चे वेट करते हैं। इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट का लेट चलेगा बस। एग्ज़ाम के टाइम तो कर ही सकते हैं, बाकी टाइम तो हम वेट कर ही रहे थे सबका। तो अब मैं ये बता रहा था आपको कि 3 सेक्शन में हमारा पेपर होता है, सेक्शन A, B और C। अब हमारे पास क्या होता है कि सेक्शन C जो है वो 60 मार्क्स की वेटेज वाला है, सेक्शन B जो है वो 20 मार्क्स की वेटेज का है, सेक्शन A जो है वो 20 मार्क्स की वेटेज का है। सेक्शन B में हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क्स ईच। सेक्शन A में हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 4 मार्क्स ईच। अब क्या होता है कि हमने बहुत अच्छा आंसर सेक्शन B का लिख दिया तो 10 मार्क्स का आंसर है। इसमें मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स मिलेंगे 4, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 7। बहुत ही बच्चे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, उनको 8 मिलते हैं बस। 8 से ज़्यादा तो मैंने देखे नहीं, शायद ही किसी के आते हैं। फिर तो रेयर ही होते हैं स्टूडेंट जो 9-9 मार्क्स ले आते हैं, नहीं तो 7 ही मिलते हैं। तो मैक्सिमम 7 और मिनिमम 4। तो 4 और 4 मिले तो आपके 8 आएंगे बी सेक्शन में, 5 और 5 मिले तो 10 आएंगे। 5 ऑन एन एवरेज स्कोर है जो अधिकतर स्टूडेंट को मिल जाता है। उसके बाद 12 बहुत कम लोगों को मिलता है, 14 और भी कम स्टूडेंट्स को मिलता है। तो हम 5 और 5 मान के चलेंगे 10। तो सेक्शन B में 10 मार्क्स हमें इस तरह मिलेंगे। उसी तरह से अगर हम सेक्शन A में चले जाते हैं तो हमें 4-4 मार्क्स से 5 क्वेश्चन करने हैं। मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे हमें 4 में से मिल सकते हैं 2, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3। 4 में से 3 इजीली मिल जाते हैं क्योंकि आंसर कम लिखना होता है,
और कंटेंट को हमें तरीका अगर आता होगा तो हम अच्छे तरह से प्रेजेंट कर देंगे, तो हमें 3 मिल जाएंगे 4 में से। तो 4 में से 3 मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर। तो मान लो हमें 2-2 मिले तो हमें 10 मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे सेक्शन ए में से। अब हो क्या रहा है कि जब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, हम सी से शुरू करते हैं। सी में हमने कर लिया, टाइम लगा दिया, बी में हमने टाइम लगा दिया। जब ए का टाइम आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ना 10 मिनट या 15 मिनट लास्ट के, हाँ, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, उसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं सेक्शन ए के। तो हम बहुत जल्दबाजी में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो हमारे मार्क्स जो होते हैं इसमें से 10 ना आकर 6, 5, 4 इतने ही रह जाते हैं सेक्शन ए। क्योंकि हमें देखो 5 के 5 क्वेश्चन तो आते ही नहीं होते, कई बार 3 आते हैं, कई बार 4 आते हैं, कई बार 5 ऊपर से हम लिख देते हैं, आए या ना आए, पर आंसर तो हम 5 के लिख के आते हैं। तो हमारे मार्क्स इस पर हमें ये कोशिश करनी है कि सेक्शन ए की वेटेज को हमें 10 तक खींच के ले जाना है। 20 में से हमें 10 तो चाहिए, 2-2 मार्क्स हर कुछ में चाहिए, कम से कम 2-2 मार्क्स जो मिनिमम मार्क्स हैं इसके। जो सेक्शन ए का हम आंसर लिखेंगे उसका तरीका क्या रहेगा? सेक्शन ए के आंसर लिखने के 2 तरीके, एक तो एक ही पेज का आंसर लिखना होता है इसके अंदर, उसमें 2 तरीके हमें तैयार करने। पहला तरीका, या तो हम आंसर को 2 पैराग्राफ में लिखें, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब उसके पक्ष और विपक्ष में 2 तर्क दे दें, अगर बनता है तो आंसर में, नहीं बनता तो 2 पैराग्राफ में आंसर लिख दें, 3-3 लाइनें, 4-4 लाइन के 2 पैराग्राफ जो एक ही पेज में आ जाएं। वो आंसर देने का तरीका है सेक्शन ए का। अगर आप पैराग्राफ में आंसर नहीं देते तो आप 10 से 12 पॉइंट लिख दो, मतलब 10 पॉइंट लिख दो उस आंसर के, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी पॉइंट बनते हो, मैक्सिमम 10। वैसे कोशिश करो कि 8-10 पॉइंट रखो हर क्वेश्चन के अंदर। 10 पॉइंट मतलब 10 लाइन। ये नहीं है कि एक पॉइंट आपका 2-2 लाइन का है, 2 लाइन का पॉइंट नहीं होता, पॉइंट होता है हमेशा पॉइंट, उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो 10 पॉइंट के आंसर लिख दो। तो इससे क्या होगा, जब आप सेक्शन सी के बाद बी ए अटैम्प्ट करोगे जो आपका 20, तो आपका 10 मार्क्स कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएंगे, जो उसमें होने थोड़ा चांसेस कम रह जाते हैं बी सेक्शन में। लेकिन इसमें हो जाएंगे 10-12 भी हो सकते हैं आपके, 20 में से 12 तक भी आ जाएंगे आपके। फिर हम सेक्शन बी में चले जाएंगे, जो हमें 3 से मिनिमम 3 पेज, मैक्सिमम 4 पेज का आंसर लिखना होता है। इसमें आप 4 पेज का आंसर कैसे लिखते हो, शुरू से आप लिखते हैं, आपको पता है। और सेक्शन सी वही 5 पेज का आंसर मैक्सिमम, मिनिमम 4 पेज का आंसर आपको लिखना है। जब आप लिखने का फ्लो एक बार आपका बन जाता है तो आपकी शीटें भर जाएंगी, डेफिनेटली भर जाएंगी। टोटल 28 पेज की शीट आ रही है CCS यूनिवर्सिटी में, और शायद मां शकुमरी में 32 पेज की शीट आती है। तो ये जो शीट भरने का तरीका ये आपको बढ़िया रखना है। 28 पेज में से कम आपको 20+ पेजेस भरने होते हैं। कोशिश करो हर पेपर में 20+ शीटें। 28 के 28 भर दो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अगर 28 के 28 नहीं भर पा रहे तो 25 से ऊपर तो मेंटेन करो, 25 भी नहीं कर पा रहे तो 20 से ऊपर तो कर लो, 20 से नीचे मत रहना। जो 15 से नीचे रह जाता है उसके थोड़े चांसेस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं पास होने के भी। 15 से ऊपर पासिंग सिक्योर हो जाती है, CCS यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम चेक करने का। 20 से ऊपर अगर आप शीटें भर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, यानी कि आपके 50 की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं 20 से ज़्यादा सीटें भरने पर। और 25 से ऊपर जो सीटें भर रहा है उसके मार्क्स 55 से 60 की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो CCS हो या मां शकुमरी, उनका पेपर चेक करने का तरीका एक ही है। तो सेक्शन ए की तैयारी कैसे करेंगे आप? सेक्शन ए की तैयारी जैसे मैंने कल आपको बताया था, 2024, 2023, 2022 ये पेपर तो है ही। 2021 और 2020 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, जून का, ये 2 साल पेपर नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। फिर 2019 ये हमारे पास टोटल 4 पेपर बन गए, 22, 23, 24 और 19 4 पेपर बने। चारों पेपरों के जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना है। अब इसमें करना क्या है, आज आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लो, आप फ्री हो। कल दिन तक आपको असाइनमेंट पढ़ना है, कहीं से गूगल सर्च करके पढ़ना, आउटसोर्स से पढ़ना, कहीं से ही पढ़ लो। कल शाम को जैसी घड़ी में 6 बजे आप सब कुछ पढ़ना बंद कर देना। आप ये जो क्वेश्चन है 24, 23, 22 और 19, इसमें से अपने सेक्शन सी के और बी के मिला के फेवरेट क्वेश्चन 5 या 6 चुन लो। 5-6 क्वेश्चन इन पेपर में से चुन लो जो आपके फेवरेटिज्म बनता कैसे, फेवरेट क्वेश्चन बनेगा कैसे? जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ, जैसे 23, 24, 22 तीनों साल आया, वो तो ज़रूरी है हमें तैयार करना है। जो 4 में से 2 साल भी आया उसको भी तैयार करना है। ऐसे कोई क्वेश्चन आप बना लो अपने 5 या 6। शाम को 6 बजे आपको अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेनी, जो भी आपको पढ़ना था पढ़ लिया।
1 घंटे रेस्ट देकर जो आपको खाने पीने का शौक़ है वो आप खाना पीना कर लो। उसके बाद 7 बजे या फिर 8 बजे मैक्सिमम आप इन 6 क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ। इन 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन 6 क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन असाइनमेंट में से नहीं याद करना है। असाइनमेंट में बहुत लंबे लंबे आंसर है, 6-6 पेज के, 5-5 पेज के आंसर जो कभी ज़िंदगी में याद नहीं हो सकते, वो केवल एक समझाने के लिए लिखा हुआ है। आप क्या करो कि उस 6 पेज के आंसर के 12 पॉइंट बनाओ। मतलब पॉइंट बनाने का मतलब समझते हो आप। अब तो आप 8-7 सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हो, तो आपको CCS का एक पैटर्न पता है, पेपर लिखने का भी और अपने आंसर लिखने का भी तरीका पता है आपको एग्ज़ाम में। आप 12 पॉइंट तैयार कर लो उस आंसर के, 12 लाइन, 12 पॉइंट मतलब 12 लाइन, उस आंसर की 12 लाइन, और हर लाइन को आपको 3 लाइन बनानी है एग्ज़ाम में जाकर, 3 से 4 लाइन बनानी है। तो वो आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा सेक्शन सी और सेक्शन बी का। आपको केवल वही 6 क्वेश्चन उस दिन से लेकर अगले दिन जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक तैयार करते रहना, और क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है। सिर्फ वही 5 या 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं बस। जो 5-6 जिसको ज़्यादा लग रहे हो, जो पढ़ने से डर रहा हो, ज़्यादा लग रहे हैं 5-6, कम कर दो उसको, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे आ जाओ, मत करो 6 क्वेश्चन, 4 तो कर लो एटलीस्ट, जो ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपके वेटेज एग्ज़ाम में इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब 60% प्लस हो जाएंगे आपके मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर 3 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, 4 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, और डेफिनेटली फंसेंगे ही फंसेंगे, चाहे बी में फंसें चाहे सी में फंसेंगे ज़रूर। फंस जाते हैं और आप आंसर बढ़िया तरीके से याद करके आए हो, आप बहुत कॉन्फिडेंस से आंसर लिख दोगे, और जब कॉन्फिडेंस से हम आंसर लिखते हैं तो प्रेजेंटेशन अपने आप इम्प्रूव हो जाती है केस लॉस के साथ। बस आपका हो गया भला, और 20 वाले आंसर में आप 17 तक भी मिल जाएंगे, 16 तक तो मिल ही जाएंगे। तो उतने मार्क्स मिलने से आपके एकदम से जो है मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे 20 वाले क्वेश्चन में एवरेज 10 होते हैं, और जनरली बच्चे जो स्कोर करते हैं 11-12 के आसपास स्कोर करते हैं 20 में से। तो आप एकदम से 15-16 की रेंज में पहुंच जाओगे, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की रेंज होती है, जो अच्छा। और इससे एक और फ़ायदा होगा कि जब आपके पहले 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे होंगे तो एग्जामिनर का फ्लो बन जाता है चेक करने का। आगे आपका थोड़ा हल्का भी मटेरियल होगा तो फ्लो बना होगा, तो वो फ्लो में आपको काम अच्छा कर देगा, मतलब उसको ये लगेगा अच्छे पेपर चेक हो रहा है। ये करना है। प्लस आपको क्या करना है, जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है, जो 24 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं और 21 के हैं, इन सारे क्वेश्चन को या तो आप PDF बना लो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जो भी आपके पास है उसके अंदर आंसर्स के साथ। इसके आंसर में पॉइंट लिख लेना बस, और इसको रख लो अपने पास। इसको पढ़ना कब है? जब आप ट्रैवल करोगे, जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक जा रहे हो, तब आप केवल ये सेक्शन ए को तैयार करते हुए जाओ, उतने दौरान में ही तैयार हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल सबका होता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतने ट्रैवल पीरियड में ये क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएगा आपका सेक्शन है। पहले आपने चाहे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उस दिन भी पढ़ोगे तो भी तैयार हो जाएगा सेक्शन है, जो आपका ट्रैवलिंग का टाइम है उसके अंदर। तो ये कितने जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इन सबको आप गौर कर लो। आज जो भी पढ़ना है आपको पढ़ लो, असाइनमेंट पढ़ो, आउटसोर्स से पढ़ना आउटसोर्स से पढ़ो, वीडियो देखनी है वीडियो देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कुछ भी देख लो, 1 शॉट लेक्चर देख लो, कुछ जो आपका मन करे वो देख लो। कल 6 बजे तक आपके पास टाइम है, कुछ भी पढ़ो कुछ भी देखो। उसके बाद फिर आपको ये प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी है जो मैंने आपको बताया है। अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सेक्शन ए जो हमारा 2024 का है, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमने कल ही डिस्कस किया था, कानून का शासन होना चाहिए। एक्सप्लेन द टर्म सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वही है आपका सेपरेशन ऑफ पावर में जो आता है। एक्सपर्ट द टर्म डॉक्ट्रिन ऑफ बायस। डॉक्ट्रिन ऑफ बायस का मतलब है आपको किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, आपको जो है न्यूट्रल पर्सन की तरह काम करना है। मैंडेमस हमारी रिट है। रिट क्यों इशू की जाती है? मैंडेमस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये कैट है। ये 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के हो गए। सेक्शन ए के आप क्वेश्चन देखोगे तो आप 4 साल कर लोगे तो आपको डेफिनेटली पूरे एग्जाम में मिल जाएंगे, जो 25 में आने वाला है वो। फिर ये सेक्शन बी का छठा क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर एंड पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इसके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, फिर इसका नेचर और इसके पर्पसेस। अब आ गया आपका 7th क्वेश्चन, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैन नॉट बी डेलीगेटेड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहती है कि जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं,
एक सरकार के या एक डिपार्टमेंट के जो नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, जो ज़रूरी काम होते हैं, उनको कभी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो ये करेक्ट है या नहीं है, इस स्टेटमेंट को कमेंट करना है। राइट अ नोट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर आपको बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी क्या है। फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, हाउ फॉर दिस डॉक्ट्रिन फॉलोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है 3 सेक्शन के अंदर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना है। फिर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल लेजिस्लेचर लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, व्हाट natural justice, what rules of natural justice are followed in the administrative and quasi judicial proceeding। तो ये हमारा असाइनमेंट में नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन, वही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका है स्कोप ऑफ रिट प्रोहिबिशन। देखो रिट जो है ना, यहाँ पे 5 रिट है इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो 5 रिटें आपको तैयार करनी है। और रिट आपको आराम से तैयार हो जाएगी, क्योंकि रिट आपने पहले भी पढ़ रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब्जेक्ट में भी रिट आपने पढ़ी हुई है, तो रिट आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। राइट एन एसे ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन की हमने कल ही डिस्कस किया था, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या है ऑम्बड्समैन की, इसका अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हमारा PIL का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अबाउट इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट। PIL का ओरिजिन जो है अमेरिका से शुरू हुआ था PIL। इसके डेवलपमेंट का पूरा इंडिया में कैसे डेवलप हुआ है वो लिखना है। और कुछ PIL के डिसाइडेड केसेस भी आपको बता दें, कोई भी केस बता सकते हो आप PIL का, वो चलेगा इसके अंदर। ये हो गया हमारा 2024 का पेपर। अब हम आ जाएंगे 2023 वाले पेपर में। देखो पेपर के जो क्वेश्चन है ना, वो कोई नए नहीं मिलेंगे आपको, वही सब क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी असाइनमेंट में कवर कर रखे हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप असाइनमेंट ढंग से कर लिया होगा तो आप पेपर के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। अब तक तो आपने खैर कर ही लिया होगा। ये है हमारा 2023 का पेपर। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। फिर ड्रोट एडमिनिस्ट्रेटिव, अब ये मैंने पढ़ा नहीं, मुझे भी याद नहीं है अभी क्या होता है। इसको आप गूगल सर्च करना, गूगल सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसका आंसर। देखो ये जो सेक्शन ए वाला है ना, इसको आप अगर एज इट इज़ गूगल पे लिखोगे तो आपको कुछ हिंट मिल जाएंगे आंसर लिखने के, और उसी हिसाब से आप इसका आंसर डेवलप कर लोगे। नेसेसिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है। जो हमने पढ़ा था कि जो हायर अथॉरिटी होती है वो लोअर अथॉरिटी को अपनी पावर्स का डेलीगेशन क्यों करती है, क्यों ज़रूरी है ये, तो यहाँ पर आपको वही नेसेसिटी लिखनी है। फिर है व्हाट इज़ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस क्या है ये बताना है आपको। ये क्यों वारंट, देखो रिट कोई ना कोई पूछ ही लेगा आपसे, मैंडेमस पूछा था, यहाँ पे क्यों वारंट पूछ लिया, तो 5 रिट अगर आपने कर रखी होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आ गए हम सेक्शन बी के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर। ये सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी आया था बी में, यहाँ पर भी आ गया बी में, सेपरेशन ऑफ पावर। नो पर्सन शैल बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, ये हमारा वो है लैटिन मैक्सिम जो हमने पढ़ा था। सर नेमो जुडेक्स इन कॉजा, हाँ सुवा कॉसा, नमो जोडेक्स इन सुवा कॉसा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये क्वेश्चन देखो वहाँ भी आया था 24 में और यहाँ भी आया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जो क्वेश्चन रिपीट है उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, उसको करना ही करना है आपको। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन 24 और 23 दोनों में आया है। विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस रूल अगेंस्ट बायस, ये भी क्वेश्चन आया है दोनों जगह। देखो अगर ये क्वेश्चन पेपर देखें हम कंपेयर करें 23 और 24, तो लगभग सेम क्वेश्चन पेपर दे दिया है इन्होंने, कुछ ही क्वेश्चन को चेंज किया है, लगभग सेम है क्वेश्चन। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं। जो लगातार 2 साल रिपीट हुआ है वो 3 साल भी रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं कि वो रिपीट हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, ये केवल पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है। फिर ये आ गया आपका 2022 का पेपर। 21 और 20 2 साल पेपर नहीं हुए थे, इसलिए 2 साल के पेपर आपको नहीं मिलेंगे, बाकी आपको पेपर सारे मिलेंगे।
22 वाले भी क्वेश्चन काफी रिपीट है इसमें भी, 23 और 24 के। हाँ, अब ये जो 22 वाला पेपर है इसमें पहला है रैशनल जजमेंट। क्या होता है? देखो, रैशनल जजमेंट होता है जब हम किसी पहले दिए हुए डिसीजंस के कंपैरिजन में किसी नए डिसीजंस को देते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अब ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, कलरेबर लेजिस्लेशन। कलरेबर लेजिस्लेशन हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जब भी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन 2 6 सेमेस्टर में, तो भी पढ़ा था और अब भी पढ़ लिया हमने कलरेबर लेजिस्लेशन। यानी कि किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में इंटरफेयरिंग करना, लेकिन ये कहते हुए कि ऐसा करना नेसेसरी कंपलसरी है, उसे कलरेबर लेजिस्लेशन कहते हैं। मतलब अपने पाप को छुपाने का तरीका। राइट अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ की डेफिनेशन लिखनी है आपकी, इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों चीज़ें इसमें लिख देना। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ये रिट मतलब एक रिट हर बार पूछ रहा है आपसे। पहले प्रोहिबिशन, पहले मैंडेमस पूछा, फिर अभी ये सर्टियोररी पूछा और ये हैबियस कॉर्पस पूछ लिया। नेचुरल जस्टिस, ये क्वेश्चन सेक्शन ए में लगातार आया है, तो सेक्शन ए के क्वेश्चन देखोगे आप तो लगभग वही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ये वही है कि जो मालिक होगा वो अपने एम्प्लॉय की गलती का भुगतान करेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पैसा है, इसलिए वो कर सकता है। और जो एम्प्लॉय है वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा है, इसलिए भी। और दूसरा, जो एम्प्लॉय है वो जो प्रॉफिट है, एम्प्लॉय की मेहनत पे प्रॉफिट कौन कमा रहा है? एम्प्लॉयर कमा रहा है, इसलिए वो देगा। तो सर्वेंट की गलती के लिए जो एम्प्लॉयर होगा, जो ऑनर होगा, वो लायबल होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, यही पीछे भी आया था। फिर आ गया ये क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है हमें इसमें। फिर है ये, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नेसेसिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वाला एक बार दोबारा बता दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूजन है। 6th वाले में क्या कंफ्यूजन है? ये लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टॉर्ट कमिटेड बाय सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। अगर एक सरकारी अधिकारी से कोई गलती हो, सर्वेंट से कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए उसका जो एम्प्लॉयर है वो जिम्मेदार होगा, लेकिन तब होगा जब वो अपने एम्प्लॉयमेंट के अधिकार क्षेत्र में ही काम कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, मान लो एक ड्राइवर है, ड्राइवर की ड्यूटी क्या है? ऑफिस आवर में ऑफिस के काम से गाड़ी का इस्तेमाल करना। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो जो मालिक है वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो ऑफिस की ड्यूटी कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी। लेकिन अगर वो पर्सनल यूज़ करने लगेगा ऑफिस ड्यूरेशन में भी, तो फिर कोई नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो पर्सनल लाइबिलिटी से उसकी पेमेंट करेगा। यही है इसके अंदर। इसको गवर्नमेंट में ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? ये तो हो गया एक प्राइवेट, उसका क्या कोई ड्राइवर है और उसने ऐसा कर दिया, ये एग्जांपल हमने दे दिया। बट जैसे गवर्नमेंट में पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी में भी तो ड्राइवर होते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, ओके, क्लियर हो गया सर। सर मगर इसमें ये इम्यूनिटी भी तो होती है सर। हाँ, स्टेट इम्यूनिटी ये कहती है कि जो पुलिस अधिकारी है, अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे है और ऑफिशियल पर्पस से कोई काम कर रहा है, फिर कुछ हो जाती है, मिस हैपनिंग है कुछ, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं होगी, वो इम्यूनिटी है। फॉर एग्जांपल, एक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाला गया, चोर भागने लगा, उसने पीछे से गोली मारी, उसके पैर में गलती से लग गई, पीठ में, चोर मर गया, तो उसके ऊपर कोई मर्डर केस नहीं चलेगा, वो इम्यूनिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्टर, ये तो हो गया था ना। अब ये आ गया सेक्शन सी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ नेसेसिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये जो डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन है, ये पीछे भी क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन है, दोबारा आ गया कि जो हमारा डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन है ये क्यों ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी नेसेसिटी क्यों बताई गई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा क्यों बताया गया है कि जो डेलीगेटेड ऑफ लेजिस्लेशन है वो ज़रूरी है। इसको एग्जांपल से आपको समझाना। ऑर्डी अल्ट्रीम पैट्रम, ये हमारा लैटिन मैक्सिम है। फिर मैक्सिम में क्या है सर? बताइए, ऑर्डी अल्ट्रीम पैट्रम में क्या है? सर नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। सर उसमें ऑप्शन फर्स्ट होता है नोटिस प्रोवाइड करना। सर उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस। और थर्ड सर उसमें ये होता है
कि आपको एविडेंस उनके ग्राउंड पे एविक्ट करा जा रहा है, कन्विक्ट करा जा रहा है, वो बताना। मतलब किसी को भी बिना सुने नहीं जाने देना। कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी सूट के अंदर 4 पार्टी हैं, 5 पार्टी हैं, 6 पार्टी हैं, चाहे 100 पार्टी हैं, सबको सुनेगी कोर्ट, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर नहीं कभी समझ में आ रहा है तो हिंदी पढ़ लेना, हिंदी का जो आंसर है मतलब क्वेश्चन है, सुने जाने का अधिकार। ऑडियो अल्टरनेट पैटर्न क्या है? सुने जाने का अधिकार का सिद्धांत भारतीय न्यायालय द्वारा कहाँ तक लागू किया जाता है? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो यानी कि राइट टू, सबको सुनने का अधिकार, राइट टू हेयर, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कोर्ट किसी को भी अनहेयर्ड नहीं जाने देगी, मतलब बिना सुने नहीं छोड़ेगी या नहीं जाने देगी। अगर फिर कोई फैसला ऐसा आ जाता है, मान लो 6 पार्टी थी, कोर्ट ने केवल 3 पार्टी को सुना और डिसीजन दे दिया, तो इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जाता है इस ग्राउंड पर कि 3 पार्टी ने सुना ही नहीं गया, उनको पूछा ही नहीं गया, बुलाया ही नहीं गया कोर्ट में। इफ what are the consequences of holding an action administrative? Distinguish between administrative and quasi judicial function। तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं ये आप एक बार असाइनमेंट में पढ़ लोगे, क्वेश्चन है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो कैट का क्वेश्चन तीनों साल आ रहा है, यहाँ भी आया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, इसको कर लेंगे। एक्सप्लेन इलिस्ट्रेशन द डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये PIL का क्वेश्चन भी दोनों साल है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से एक ही साल नहीं था बस PIL, बाकी दोनों साल था ये PIL। तो ये हो गया आपका 22 का। इसके बाद आपको उसका पेपर मिलेगा नहीं, सीधा मिलेगा 19 का 21 का पेपर। है सर, 21 का पेपर आया नहीं है, है सर मेरे पास, तो मैंने निकाला। वो फिर आपके पास वो होगा जो इस उनके लिए होता है ना, बैक वालों के लिए, क्योंकि 21 में बैक वालों का एग्ज़ाम हुआ था और रेगुलर वालों का नहीं हुआ था, क्योंकि 21 में कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी, इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए थे। और 20 में जो फर्स्ट वेव थी मई जून के अंदर, इसलिए एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो दोनों ही बार एग्ज़ाम नहीं हुए थे। देखो 19 का पेपर इसमें है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, यही 3 पेपर थे इसके अंदर, 22, 23, 24। अगर एक स्पेशल एग्ज़ाम वाला है तो आप एक बार ग्रुप में शेयर कर देना और बच्चे भी देख लेंगे इसको। ठीक है सर, मैं बोल आवाज़ आपकी आने रही, कट रही, क्या कह रहे हैं? दी थी सर, मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ वो शेयर कर देंगे। अब आपको क्या करना था कि अब तक जो आपने पढ़ा है, ठीक पढ़ा है, अच्छा पढ़ लिया, आपको काफ़ी नॉलेज भी हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। अब आप अपना सिलेक्शन भी कर लो अभी से, जो कल से, वैसे तो मैंने कल तक बोला आपको, कल तक आप कर लो। अगर जिनकी तैयारी लगभग हो चुकी है, लगभग तैयारी है, वो थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा लो, जैसे 6 क्वेश्चन वो आज से शुरू कर दो स्ट्रेटजी को, और 6 की जगह 8 क्वेश्चन कर लो, और 8 ही क्वेश्चन पर मेहनत करते रहो। 8 क्वेश्चन को बार बार तैयारी करते रहो। और तैयार कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट बना लेना क्वेश्चंस के, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, मैक्सिमम 15 पॉइंट, इससे ज़्यादा पॉइंट मत बनाना। और हर पॉइंट को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना, और सारे पॉइंट को ब्लैक पेन से एग्ज़ाम में लिखना। अब ये पॉइंट बनेंगे कैसे, अगर ये किसी को पूछना है तो मैं इसका भी डिटेल बता देता हूँ, नहीं आपको पता है तो आप बताओ मुझे एक बार कैसे बनाओगे। जैसे मैंने आंसर आपको 6-6 पेज के आंसर दिए हैं, 5 पेज के तो एटलीस्ट दे ही रखे हैं, किसी किसी के 4 पेज के होंगे, तो आपके 5 पेज में आपको 12 पॉइंट बनाने हैं, तो हर पेज से आपको 2 पॉइंट निकालने हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है ये आंसर। देखो एक तो डेफिनेशन हो गई, दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव, क्रिटिसिज्म्स, फंक्शंस, पर्पस, स्कोप, प्रोविज़न, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी एग्ज़ाम क्वेश्चन के आंसर में, उनमें से आपके इजीली पॉइंट बन जाएंगे। अभी तक जितने भी आप पढ़ रहे हो, जैसे 7 सेमेस्टर तक आप पढ़ के आए, तो आपने कभी पॉइंट्स बना के, शॉर्ट नोट बना के पढ़ाई की है? तो बस वही करना है आपको। अब आप 1 मिनट होल्ड करो, मेरा कॉल आ रहा है, जब तक आप आपस में डिस्कस कर लो, मैं 5 मिनट लूँगा आपसे। चलिए, तो अब आप ये बताओ कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, किसकी, और क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ आ रही है याद करने में, कि सब कुछ ठीक चल रहा है? सर
मेरे तो समझ में आ गए हैं सर आंसर्स, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही, बट सर लर्न करने में वो हो रहा है कि तो लर्न करना लर्न किया होता है उसको रिकॉल जब करने लगते हो तो ऐसा होता है ब्लैंक है सब कुछ, माइंड में कुछ है नहीं बोलता। वो तो देखो, जब हम एक बार पढ़ रहे हैं ना अभी, अगर हम इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जब हम एग्ज़ाम के उसमें जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो चीज़ें अपने आप रिकॉल होने लगती हैं। मतलब एग्ज़ाम का वो जो मतलब उस समय एनवायरनमेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल का, अपने आप ही हमें चीज़ें आने लगती हैं, समझ आ जाती है, याद आ जाती है। एक बार पेपर देख के धक्का लगता है, एकदम शॉक होता है, कुछ नहीं आता, लेकिन जब हम शुरू कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता जाता है और चीज़ें हमें आने शुरू हो जाती हैं। तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, इतनी कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। सर लैंग्वेज नहीं लर्न हो रही उसकी, थोड़ी वो ट्रिकी है। हाँ, लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, वो तो मैंने वो शुरू में बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार आपने समझ लिया ना तो फिर उससे आसान सब्जेक्ट नहीं है। मतलब चीज़ें जो है ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता था कि हर टॉपिक अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे इन्वायरमेंटल लॉ हमने पढ़ा था, उसमें हमारे कई सारे एक्ट थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनजीटी, है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, वो बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग, सब एक दूसरे से अलग थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक बार समझ लोगे तो फिर इजीली आपको याद हो जाएगा। अब जिसको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और ऐसा लग रहा है कि भगवान कहीं बैक ना लगा दे इस पेपर में, उनके लिए सजेशन यही है कि एक तो सेक्शन ए तैयार कर लो और एक सेक्शन सी और बी के लिए जो मैंने बोला है 6 क्वेश्चन, अपने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आज से शुरू कर दो। उनके लिए ये एक तरीका है। और 6 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करेंगे उसका भी एक तरीका मैंने आपको शुरू में बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको देखना है कि 24, 23, 22 और 21 और 19 ये जो पेपर है, 21 वैसे पेपर मुश्किल मिलेगा क्योंकि 21 में एग्ज़ाम नॉर्मल हुए नहीं थे, स्पेशल वो जो बैक वाले एग्ज़ाम थे वो हुए थे, बैक जिनके आई हुई थी उनके एग्ज़ाम हुए थे। तो अगर मिल जाता है पेपर ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 23, 22, 23, 24 पे भी देख सकते हो। जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जो तीनों साल में आया है वो आपके लिए प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। जो 4 साल में से 3 साल आया फर्स्ट प्रायोरिटी, जो 2 बार आया वो सेकंड प्रायोरिटी, और जो 1 बार आया वो तो करना ही नहीं है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है 3 और 2 बार जो आए हैं वो आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को वो इस तरह से याद कर लेना है। इसका बेनिफिट ये होगा, फॉर एग्जांपल आप 6 क्वेश्चन करके गए एग्ज़ाम में, 3 क्वेश्चन आपके फंस गए, आपके वो क्वेश्चन फंसने का ये मतलब है कि जो एवरेज स्टूडेंट 20 में से 10-11 मार्क्स स्कोर कर रहा था, आप उसी क्वेश्चन के आंसर में 15 मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि वो आपने अच्छी तरह से रट के उस क्वेश्चन को तैयार कर रखा है, मतलब घोल के पी रखा है, और इतने कॉन्फिडेंस से आप आंसर लिखोगे डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा उसके अंदर, और इससे आपकी वेटेज इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे एकदम से इसी सब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरह से आपको करना है। और ये आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने 6 करे और 6 के 6 ना आए, तो ऐसी पॉसिबल है ही नहीं 6 के 6 ना आए। ये मैं अभी भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई भी 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो एग्ज़ाम के पेपर के बेस पर, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे आपके 6 क्वेश्चन में से, और 3 क्वेश्चन तो 80% गारंटी है कि मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन 6 में से 70% गारंटी है मिल जाएंगे। 6 में से 5 क्वेश्चन ये है आपकी 50% गारंटी कि मिल जाएंगे, और 6 के 6 क्वेश्चन मिल जाएं, ये 50 से कम कर लो 40%। तो ज़्यादा गारंटी हो गई आपके 3 क्वेश्चन की, फिर हो गए आपके 4, फिर 5, फिर 6। तो 6 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लो अपने, और 6 क्वेश्चन में आपका सिलेबस भी कवर हो जाता है। क्योंकि जो लॉ की पढ़ाई है ना, इसमें अगर जुडिशरी करना है, कुछ करना है, तो वेटेज देखी जाती है। आपकी नॉलेज तो बाद में भी तैयार हो सकती है, लेकिन अगर इस बार मार्क्स में कम रह गए ना मार्कशीट के अंदर, तो फिर आपको जुडिशरी में बैठने नहीं देंगे। तो इसलिए वो भी हमें तैयारी करनी है साथ साथ। तो ये मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंप्लीट